हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब। गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमारा जो वीडियो था वह स्वर के ऊपर था। हिंदी में वर्णमाला मेरा टॉपिक नंबर 1 था। वर्णमाला वर्णमाला में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था स्वर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो उस पे आप सब अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो जैसे कि गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, पूरा अच्छे से व्यंजन कंप्लीट करेंगे। यह हमारी जो श्रृंखला चलेगी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीईटी है और लोअर पीसीएस के ढेर सारे एग्जाम है जिसमें हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट में। तो हम यहाँ एक श्रृंखला नई चलाए हुए हैं, अभी हम नए इस मैदान में आए हुए हैं। अगर हमारी थोड़ी बहुत कहीं पे गलती हो जा रही है तो उसको आप सब क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम अपनी गलती पर सुधार करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम व्यंजन तो सब कोई पढ़े होंगे, ऐसा नहीं सारे टीचर से सब कोई पढ़े हैं, कोई हम बहुत पुराने नहीं हैं, अभी हम नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं, साथ में साझा कर रहे हैं। आप सब भी थोड़ा सा उसमें सहयोग दीजिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते 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 इंसान आगे बढ़ता है, वैसे हम भी यह श्रृंखला शुरू किए हैं। तो ये आज हमारा वर्णमाला का पार्ट 2 है। चलिए हम शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। व्यंजन किसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वर में क्या था, स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, वह अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ण था। लेकिन व्यंजन बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। गाइस पीछे पूरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट कमरे की बंद कर दी है, सिर्फ एक लैंप लाइट जलाए हुए हैं क्योंकि इससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही थी। लाइट जब जलती रहती है पीछे का पूरा सब बैकग्राउंड दिखता है, जो कि मेरा अपना खुद का तो घर है नहीं, मैं किराए के कमरे में रहती हूँ, तो इस तरीके से उसको अच्छे से हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं सकते हैं, अभी के लिए हमारी मजबूरी है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकले उसे व्यंजन कहते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर वायु का प्रवाह बहुत तेजी से मतलब आ रहा है, उच्चारण में रुक रुक बहुत तेजी से आ रहा है, तब तो हम उसको स्वर बोल देंगे। लेकिन अगर वही प्रवाह रुक रुक के आ रहा है, घर्षण के साथ एक दूसरे से टकरा के आ रहा है, तो हम उसको व्यंजन कहेंगे। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन के भेद हम जानेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम इनकी संख्या, अब इन तीनों में से इनकी संख्या देखेंगे कितनी होती है। सबसे पहले हम जानेंगे अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो कि 25 होती है। अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25 होती है। अभी हम इसकी एक ट्रिक बता देंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, वो कभी भी नहीं भूलेगा अस्पर्श व्यंजन की संख्या। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब हम पढ़ेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे अस्पर्श व्यंजन को। धीरे धीरे हम आगे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। लिखने से थोड़ा कॉपी में लिखने से टाइम टेकिंग हो जा रहा है। अगर ये बोर्ड में लिखना होता, हमारे पास कैमरे की व्यवस्था होती, तो हम बोर्ड में लिख के भी बता सकते थे, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, इसको हम अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इसको हम रिवीजन अभी कर रहे हैं। तो आप सभी के साथ में अपने नोट्स को साझा कर रहे हैं कि देखिए हमारी नोट्स है, हम इसी से तैयार करते हैं, आप सब भी इसी से तैयार करिए। अस्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करती है। जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी इसको कहते हैं। अभी हम आप सबसे बोले थे एक ट्रिक बताएंगे, तो वह ट्रिक यही होती है। इसे स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अब इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कह रहे हैं, चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं।
अब आगे पॉइंट में मिल रहा है थोड़ा। अस्पर्शीय वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया। उसी 5 का अगर हम वर्ग बना देंगे तो 25 हो जाएगी संख्या। उसी 5 का अगर हम वर्ग बना देंगे तो संख्या 25 हो जाएगी। इसीलिए अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 5 पच्चा 25 होती है। अब इसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो का से मा तक होती है। क च ट त प, क च ट त प। देखो, क च ट त प, क च ट त प। बहुत आसान है, बस आप एक बार इसको जैसे किसी सॉन्ग के से तैयार हो जाएगा। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। बहुत अच्छा इससे तैयार होगा आप सभी का। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट हम लोग का। अब हम पहले इनके संख्याओं को एक विस्तार पूर्वक जान लेंगे। का वर्ग, का वर्ग जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। हम साथ साथ में इसको बताते भी चलेंगे, इसको रिवीजन भी करते चलेंगे कहाँ से उच्चारण स्थान होता है। बाद में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय का बहुत अभाव है, समय हम लोग को बचाना है और अच्छे बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी करनी है। का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से होता है। का में कौन कौन से वर्गीय व्यंजन आ रहे हैं? क ख ग घ ढ, क ख ग घ इं, क ख ग घ इं, क ख ग घ इं आ रहे हैं। अब इसमें भी अभी हम बताएंगे जो दूसरा और चौथा होता है, जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वह महाप्राण होता है। इसको तो अभी हम नोट में दिखाते हैं, हम नोट में करके लिखे हुए हैं। पहले पूरा स्पर्श व्यंजन पढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे चा, चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु, तालु से होता है। चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। वहीं टा वर्ग, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ अण। टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए दांत हमारा स्पर्श कर रहा है, दंत से होता है। ट थ द ध न, ट थ द ध न। पा वर्ग, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। आपस में स्पर्श कर रहे हैं, देखो पा फा ब भ मा, पा फा ब भ मा। अब हम इसमें जानेंगे कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं। जो दूसरा और चौथा वर्ण है, जैसे खा और घा, छा झा, ठा डा, था धा, फा बा भा, ये दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं ये सदैव महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? सदैव महाप्राण होते हैं। और पहला चौथा ये सदैव अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा ये सदैव अल्प प्राण होते हैं। दूसरा चौथा ये महाप्राण होते हैं। इसको हम एक संख्या के हिसाब से देखेंगे, याद कर लीजिए इसको। संख्या 135, 135 जो है वह अल्प प्राण है, 135 अल्प प्राण है और 24 महाप्राण होता है। अब हम का वर्ग का मतलब पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इनकी संख्या 5 है। इन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है। इसके उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है। इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं जिससे हम का वर्ग कहते हैं। चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसकी भी संख्या 5 होती है। जिह्वा इसमें तालु को स्पर्श करती है। वहीं टा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। जिह्वा मूर्धा को टच करती है। टा वर्ग, टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। इसमें जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। पा वर्ग, पा वर्ग में इसके उच्चारण में दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, ना कि जिह्वा स्पर्श करती है। इसके उच्चारण में दोनों ओठ
आपस में स्पर्श करते हैं। पा वर्ग इसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अंतस्थ व्यंजन, अब हम देखेंगे हमारे ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, अब हमारे अंतस्थ व्यंजन आ गए। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन, इसका शाब्दिक अर्थ स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होता है। इसके उच्चारण में जीभ तालु दंत ओष्ठ के पास या निकट जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। इसके उच्चारण में जिह्वा तालु दंत ओष्ठ के पास जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। अब हम इसको और जानेंगे। अभी हम बताए थे इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब कौन कौन से ये अर्ध स्वर होते हैं? या और वा ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। सिर्फ या और वा ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हो गया जिनकी संख्या 25 थी, और अंतस्थ व्यंजन हो गया जिनकी संख्या 4 थी। अब हमारा ऊष्म व्यंजन आ गया। इसके उच्चारण में मुख से निकलकर आने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में मुख से निकलकर आने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। संघर्ष ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तालव्य, खष्टिसा, दंतिसा, हा। कौन कौन से? ऐसे तो हम लोग पार्ट में याद कर लेते हैं, सा खा सा हा, सा खा सा हा, लेकिन हम इसको शुद्ध रूप से बताएंगे। तालव्यसा, खष्टिसा, दंतिसा, हा। तालव्यसा, खष्टिसा, दंतिसा, हा। आई होप आप सभी को यह याद हो गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 5 होती है। 5 का वर्ग 25, इनकी टोटल संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर या और वा होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तालव्यसा, खष्टिसा, दंतिसा, हा। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? अगर हमारी मेहनत आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। आपको अगर हमारी मेहनत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी रात के बज रहे हैं 11, लेकिन हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। मुझे यह लगन थी, दिन भर मुझे समय नहीं मिला। अभी हम सोचे कि लाओ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आ जाता है हमारा अब नेक्स्ट कौन सा आता है पॉइंट? हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले दो भिन्न भिन्न स्वरों सॉरी क्षमा चाहती हूँ। दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। अब बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। छात्र ज्ञा श्राद्ध, छात्र ज्ञा श्राद्ध, छात्र ज्ञा, ज्ञा तो नहीं होता, ज्ञा होता है वो, लेकिन हम लोग देसी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में उसको ज्ञा बोल देते हैं। अब हम इनका निर्माण कैसे हुआ बताते हैं। छा, सबसे पहले छा, आधा का और खष्टी सा। आधा का प्लस खष्टी छा बराबर, आधा का प्लस खष्टी सा बराबर छा होता है, क्षत्रिय वाला छा। आधा ता प्लस रा बराबर त्रा होता है।
आधा ता प्लस रा बराबर त्रा होता है। अब जा हम लोग देखेंगे, जा आधा, आधा जा प्लस इया बराबर ज्या होता है, जिसे हम ज्ञा बोल देते हैं देसी भाषा में। अब स्रा देखेंगे, स्रा कौन सा, श्रम वाला स्रा, आधा तालव्य सा प्लस रा बराबर स्रा, आधा तालव्य सा प्लस रा बराबर स्रा। का के बाद छा खा आता है, का के बाद छा खा आता है। इसको आप लोग समझे नहीं होंगे। का वर्ड के बाद छा आता है, उसके बाद खा आता है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन में पूछ दिया जाए का के बाद कौन सा वर्ड आता है, तो छा आएगा, क्षत्रिय वाला, क्योंकि आधा का और खष्टी सा से छा का निर्माण हो रहा है, उसके बाद खा आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ, जिसके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण के स्थान को छूकर और झटके के साथ स्पर्श करती है। जिसके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को छूकर या झट प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यह पॉइंट नोट करके आप सब भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उच्चारण शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। अभी शब्दों के आधार पर दिखाती हूँ कैसे इसका प्रारंभ नहीं होता है। इसकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन सी, डा ढा। अब डा ढा जो बिंदी नीचे लगी रहती है वही इसकी वही द्विगुण व्यंजन होते हैं, और इनका प्रारंभ मतलब शुरुआत में नहीं होता है, इनका उच्चारण शुरुआत में प्रारंभ में नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन को लेकर के स्पर्शी व्यंजन की संख्या 27 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन को लेकर के स्पर्शी व्यंजन की संख्या 27 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन को लेकर के व्यंजन की कुल संख्या 35 हो जाती है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन अगर हम उसे द्विगुण व्यंजन भी ऐड कर देते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब हम एक चार्ट के माध्यम से 52 वर्णों का बनाए हुए हैं, देखें यहाँ पे आप सब इसको ध्यान से देखिए। एक चार्ट के माध्यम से 52 वर्णों का देखा गया है, इसको हम आप सभी को बताते हैं। अब पहले हम लिखे हैं 11 स्वर, स्वरों की संख्या 11, अयोगवा की संख्या 2, 25 हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, 2 हमारे उच्छिष्ट व्यंजन। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। अब थोड़ा आते हैं नोट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं। जो आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे, आगत स्वर। अब जैसे किसमें यह होता है, ऑफिस, ऑफिस लिखा होता है ना, ऑफिस, ऑफिस में इसकी ऑफिस में आगत स्वर लगा होता है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कहीं जा लिख के उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी दर्शा दी जाती है, था लिख के उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी, उसको आगत व्यंजन कहते हैं, उसको आगत व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, द्विगुण व्यंजन मिला दिया जाएगा, संख्या 35 हो जाएगी। लेकिन अगर उसी में कुल व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए, कुल व्यंजनों की संख्या तो 39 39 होती है। व्यंजनों की संख्या 41 होती है, व्यंजनों की संख्या 41 होती है, क्योंकि आगत व्यंजन भी जोड़ लिए जाते हैं इसमें, इसीलिए व्यंजनों की संख्या 41 हो जाती है। अब अल्प प्राण, महाप्राण, ये तो हमारे
अभी हम आपसे बताए ही थे। अल्प प्राण कौन से होते हैं, 135 याद कर लीजिए। पहला, तीसरा, पांचवा होता है। महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा, चौथा होता है। तो इसके दो भेद होते हैं, इसको पता ही है। अब पहले महाप्राण देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिसके उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। इसके प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ग तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? अभी तो हम दूसरा और वर्गीय व्यंजन का यही जानते थे, दूसरा और चौथा ही आता है। लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा आता है, ये चौथा आता है। उसके बाद आते हैं शाखा साहा, शाखा साहा, तालव्य, खष्टी सा, दंत सा, हा। यह भी हमारे महाप्राण ही होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, इनकी संख्या 14 हो जाती है टोटल। द्विगुण व्यंजन डा महाप्राण होता है। एक 15, अभी 14 नहीं 15, वही कंफ्यूजन हो रहा था, 15 होती कहाँ से 14 आ गया। लेकिन इसमें द्विगुण व्यंजन का जो डा डा ढा होता है, ढा होता है ढपली वाला, वह भी द्विगुण व्यंजन का लिया जाता है, वह भी महाप्राण होता है। उसको आप सब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अल्पप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। जिसके उच्चारण में कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। माइक कनेक्ट है कि नहीं? कनेक्ट है। इसमें तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आते हैं अल्प प्राण में। अल्प प्राण में ये सब आप सब भी ऐसे बना लीजिएगा। देखिए ऐसे कोठे के अनुसार में बना लिए हैं, इसको सारा लिख लिए हैं। पहला, तीसरा, पांचवा लिख लिए हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन सारे लिख लिए हैं और सभी स्वर को लिख लिया गया है। अब नोट देखते हैं। नोट में क्या आता है? द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन जो डा होता है वह अल्प प्राण होता है। ढा महाप्राण होता था और डा यहाँ पे अल्प प्राण होता है। द्विगुण व्यंजन का जो डा होता है वह अल्प प्राण होता है। अब ऐसे इसको रिवीजन के लिए लिख लिया जाता है। दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ प्लस सभी स्वर अल्प प्राण, और पहला, दूसरा सकार प्लस अघोष अंतस्थ प्लस हा सभी स्वर सघोष हो जाते हैं। अभी अघोष और सघोष नहीं पढ़े हैं, आगे उसको पढ़ते हैं, परेशान न होइएगा। हम आगे उसको पढ़ते हैं। आ गया घोष। स्वतंत्र स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। हेडिंग है हमारी स्वरतंत्री कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। इसके दो भेद होते हैं, अघोष सघोष। अघोष सघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन या झंकार नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा सभी अंतस्थ आते हैं, शाखा साहा आते हैं। सघोष हम देखेंगे, सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन या झंकार होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन होते हैं इसे घोष भी कहते हैं। सघोष वर्ण को घोष भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और सभी
तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व हा सभी स्वर आते हैं। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस हा प्लस सभी स्वर आते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिए, यहाँ ऊष्म व्यंजन आएगा अघोष में, न कि अंतस्थ आएगा। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन आएगा, क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा, न कि अघोष आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन सघोष वर्ण डा ढा होते हैं। द्विगुण व्यंजन अगर पूछा जाए, ऑप्शन में आ जाए डा ढा कैसे होते हैं, तो वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। वर्णमाला से संबंधित प्रमुख तथ्य, पहले हम देखेंगे वर्णमाला से संबंधित प्रमुख तथ्य। हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, यह हमारा लास्ट चल रहा है, अब इसको हम देख लेते हैं। स्वर को अच कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं, वन लाइनर बेस पे है, यह इंपॉर्टेंट है। व्यंजन को हल कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। वर्ण को अल कहते हैं, वर्ण को अल कहते हैं। स्वर सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, नाक से। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जिस स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरुनासिक कहते हैं, जिस स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निर्नासिक कहते हैं, जैसे कि सभी स्वर इसमें आते हैं। जिस स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जिस स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंचमाक्षरी, पंचमा अक्षर इसमें आते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। अनुस्वार का उच्चारण आधा ना की तरह होता है, अनुस्वार का उच्चारण आधा ना की तरह होता है। आ की मात्रा नहीं होती है, इसे उदासीन वर्ण भी कहते हैं, इसे उदासीन वर्ण भी कहते हैं। स्वर या आ भी कहते हैं, इसे केंद्रीय या मध्य स्वर आ भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। चा वर्ग को अस्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। का से माँ तक के सभी व्यंजन को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 है। अनुनासिक की संख्या 5 है, जिन्हें पंचमाक्षरी भी कहते हैं। इनका कौन कौन से हैं? डा, इया, आड़ा, ना, मा। रा को लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं, रा को लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। ला को पाशर्विक कहते हैं, ला को पाशर्विक कहते हैं, और रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे वृद्धाक्षर कहते हैं। जगत, राम, नाम, यह सब उदाहरण है। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। राम, नाम आदि। ना वर्तस्य भी कहते हैं, ना, जा, सा, रा, ला को वर्तस्य भी कहते हैं। अब थोड़ा देखते हैं श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर की जगह पर या स्थान पर अनुस्वार वर्ण रखने की बात कही है। संधि, जैसे हम लोग संधि लिखते हैं आधा ना लगा के, तो वो ऊपर अनुस्वार लगाने के लिए बोले हैं। खंड में जैसे आधा ना लिखते हैं, ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, खंड, ऐसा बोले हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, अकु विसर्जनीय कंठा, अकु विसर्जनीय कंठा, आ दीर्घा, का वर्ग, हा विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। यह हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप सब इसको देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और इसके बाद में अपलोड करने में दिक्कत होगी। आप सब हमारा रहेगा संधि, लेकिन हम लोग संधि पढ़ने से एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे स्वर और व्यंजन का, कि हम लोग को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा करेंगे कि हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप सभी से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद। और दिन में हमारा वीडियो पब्लिक होगा तब
भैया सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।